देखिए, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूँ। जब बुलाते हैं तो उधर पूछेगा पीछे कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है? खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है। और आप ये मत कीजिए मानक जी, आप अकेले थोड़ी चैनल चलाते हैं। वो कैमरामैन का कोई रोल नहीं है, वो एडिटर जो बैठ करके कान में आप लगाए हुए हैं वो जो बोल रहा है आपको, उसका कोई रोल नहीं है। आपके यहाँ भी गांधी की चलती है? बिल्कुल नहीं है। क्या बात करते हैं आप मुझे पूछिए। राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। आप हमसे पूछिए कोई ऐसी बात जो बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे सकता है। पूछिए कोई ऐसा प्रश्न, हम यहाँ आपके सामने खुले होकर के जो उस पर पोजीशन लेंगे। आप पूछिए कि इमरजेंसी सही हुआ कि गलत हुआ। कांग्रेस में हम प्रश्न बता देते हैं। पूछिए कि इमरजेंसी सही था कि गलत। पूछिए, बोलिए, गलत था। हम बोल रहे हैं, बोलिए। आप बीजेपी के किसी नेता से पूछ लीजिए कि आज इमरजेंसी लगी हुई है, सही है कि गलत है। धीरे से नहीं बोलेगा, पता है आपको, ये फर्क होता है। दोस्तों, लाइव डिबेट न्यूज 24 के चैनल पर कन्हैया कुमार ने मानक गुप्ता तथा बीजेपी को ऐसा धोया कि सामने बैठी जनता भी तालियां बजाने को मजबूर हो गई। दोस्तों, जब मानक गुप्ता ने पूछा कि आप अयोध्या के राम मंदिर में क्यों नहीं गए, तब कन्हैया कुमार का जवाब सुनने लायक था। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कन्हैया कुमार ने एंकर के हर सवाल का जवाब मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिखते हैं। आगे जब एंकर ने पूछा कि आप कुंभ मेला जाएंगे या नहीं, तब कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पिक्चर चालू करो बे। दरअसल आजकल ना किसी भी व्यक्ति की सक्रियता का पैमाना यह है कि अगर आप अपने सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, तो आप सक्रिय हैं, और अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो आप सक्रिय नहीं हैं। क्या बात कर रहे हैं? मेरा एक प्रश्न है कि 80, 90, 2000 के बाद मीडिया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है, तो क्या इससे पहले जब सोशल मीडिया और मीडिया नहीं था तो लोग सक्रिय नहीं रहते थे? आजकल तो झूठ ज़्यादा है कि आप कहीं मत जाइए, घर में बैठे रहिए और दिन भर फोटो डालते रहिए तो लोगों को लगेगा कि आप बहुत सक्रिय हैं। लेकिन आप दिन भर मेहनत कीजिए, लोगों के बीच जाके काम कीजिए, पैदल यात्रा कीजिए, जनता के बीच में काम कीजिए, लेकिन तस्वीर अगर पोस्ट नहीं कीजिए तो ऐसा लगेगा कि आप गायब हो गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी आप दिल्ली चुनाव हो रहा है, दिल्ली चुनाव में आप सारी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देखिए। अगर सिंबल हटा दीजिए, अगर कलर हटा दीजिए, तो सबके घोषणा पत्र लगभग एक हैं। जो बीजेपी कल तक कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी रेवरी बांट रहे हैं, ये रेवरी की पॉलिटिक्स है, तो अगर ये रेवरी की पॉलिटिक्स है तो रेवरी की पॉलिटिक्स आज भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। हर कोई जो है फ्री बिजली देने की बात कर रहा है, हर कोई फ्री एजुकेशन देने की बात कर रहा है, बस फ्री करने की बात कर रहा है। हम जब 2014 में ये बात बोलते थे, आपके चैनल पे जो हमारे विरोधी होते थे अक्सर कहते थे कि ये मुफ्त में आप देने की क्यों बात करते हैं। हमने कहा कि मुफ्त में देने की बात नहीं करते हैं, हम हक की बात करते हैं। बात तो सही है। हक ये है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं, और देखिए एक मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है, मिडिल क्लास टैक्स भर रहा है और कर्जे की माफी जो है बड़े बड़े अमीरों की हो रही है, तो हम कहते थे कि देश इस मॉडल पे सस्टेन नहीं करेगा। अगर आपको देश को सस्टेन कराना है, जैसे हमारा शरीर है, हमारी नाक बहुत लंबी हो जाए तो ये विकलांगता की निशानी है। संतुलन बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्र में कोई बहुत अमीर हो जाए और कोई बहुत गरीब हो जाए, इससे राजनीति चलेगी। अच्छा, मैं तो इस जो मुद्दे मुद्दे हम पर उठाया, बीच में ना बोल। क्या करते थे? संविधान की बात, किसान की बात, नौजवान की बात, नौकरियों की बात, वेलफेयर की बात, वो राजनीति के विमर्श के। अच्छा, मैं उसके मुद्दे पर बात तो में मैं आऊंगा। संख्या बल में हारा हूं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अच्छा, कहता हूं कि क्या जब वजह मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो ये हमारी हार नहीं है, हमारी जीत है, जब वो वेलफेयर की पॉलिटिक्स पर लौट कर। सर बताइए ना, क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के बाद भी लोकसभा में आप 7 सीटें हारे और आप अपना चुनाव, हालांकि वोट आपने बहुत लिए थे, अच्छे खासे मोदी जी से ज्यादा वोट आया हमको। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप वोट काउंट करके देख लीजिए, मोदी जी से ज्यादा वोट आया। अच्छा खासा वोट आया, वही मैं कह रहा हूं। पर उस हार का विश्लेषण आपने किया, क्या हुआ कि आप भी हारे और दिल्ली में 7 सीटें हारे गठबंधन के बावजूद? देखिए, चुनाव मैं कह रहा हूं कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी 2014 में भी जीती, 19 में भी जीती, 24 में भी जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर आप राजनीति को क्रिकेट मैच की तरह देखेंगे, अगर इंडिया हारेगा तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अभी जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में क्या हुआ, हम हारे, वो जीत गए। लेकिन राजनीति को ना क्रिकेट मैच की तरह देखना नहीं चाहिए। राजनीति हमेशा जो है मुद्दों की होती है, विचारों की होती है, विमर्श का होता है। हमारा ये कहना है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, वो जो बोला करते थे, और आज जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों बात को मिला करके देखिए कि वो हारे हैं कि वो जीते हैं। वो कहा करते थे कि हम जब आएंगे तो मनरेगा को समाप्त कर देंगे, है हिम्मत, करेंगे मनरेगा को समाप्त। कहते थे कि ये मुफ्त में चीजें क्यों बांटी जा रही है, और 2024 के चुनाव का पोस्टर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 80 करोड़ जनता को जो है 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। देखिए, हार का अगर विश्लेषण करना है तो हमेशा विश्लेषण इस बात का करना चाहिए कि हम हार कहां रहे हैं। हम हार रहे हैं जब इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैप्चर किया जा रहा है। हम हारे हैं
जब इस देश के मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी जो नियुक्ति हो रही है उसकी प्रक्रिया बदल दी। ऐसा लग रहा है मॉरल विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। चुनाव हम आइडियोलॉजिकल विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं और आइडियोलॉजिकल डिफीट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल डिफीट हम वहां एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई है। आप किसी भी नौजवान से बात कर लीजिए, इनकी उम्र में हम ना सरकार पे उंगली उठाते थे। आज धीरे धीरे हमारी मानसिकता ऐसे बना दी गई है कि ये हमारा पर्सनल फेलियर है, हमको एंजाइटी हो गई है, हमको डिप्रेशन हो गया है, हम मेहनत नहीं कर पाए हैं। अरे भाई, सिस्टम का भी दोष है। 300 सीट है और 3 लाख लोग एग्जाम देगा तो होगा किसी 300 का ही ना। सिस्टम पे सवाल उठाना बंद हो गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और लोकतंत्र को आजाद कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं ये सब बेड़ियों में है। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। जिस तरह से हर चीज का, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा नहीं। क्या इसी वजह से हार रहे हैं चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है चुनाव हार रहे हैं? वजह है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, हर टीवी चैनल पर सरकार के लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। मैं नहीं मानता। बजाइए ताली, बहुत अच्छी बात है। हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लेकर के खुश रहना पड़ रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है कि इस देश के नौजवानों को 55% यूथ हैं इस देश में, उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है और एक अमीर अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है? और कन्हैया भाई, अगर इतने गंभीर मसले हैं, अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए, अव्वल तो जो है ये ऐसा मत प्रिटेंड कीजिए कि मोदी जी अकेले हैं। मोदी जी का दायां पैर जो है नीतीश जी के हाथ में और बायां चंद्रबाबू नायडू जी के हाथ में। देखिए, किसी को ना बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। वो अगर उस तरह से देखिएगा तो उनकी सीटें घट गई हैं। वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं संख्या के उस आधार पर लोकतंत्र को, उसके डिस्कोर्स को सीमित नहीं करना चाहता हूं। देखिए, संख्या का क्या है, कोई बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में स्टेक कितना है। मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, यहां मत पूछिएगा, उसको पार्टी से निकाल देगा। ओके। जब बुलाते हैं तो उधर पूछिएगा पीछे कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है? खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है? 2 लोग सरकार चला रहे हैं, पहले तो 2.5 थे, कम से कम जेटली जी थे तो 2.5 लोगों की सरकार थी, अब तो 2 लोग हैं। और बताइए, और आप देखिए कि सत्ता का केंद्रीकरण कैसे हो रहा है। और आप ये मत कीजिए मानक जी, आप अकेले थोड़ी चैनल चलाते हैं, वो कैमरामैन का कोई रोल नहीं है, वो एडिटर जो बैठ करके कान में आप लगाए हुए हैं, वो जो बोल रहा है आपको, उसका कोई रोल नहीं है। आपके यहाँ भी पार्टी 1-2 ही लोग चलाते हैं। नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल नहीं है। क्या बात करते हैं आप, मुझे पूछिए। सिर्फ राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। ये ऐसा नहीं है। आप हमसे पूछिए कोई ऐसी बात जो बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे सकता है। पूछिए कोई ऐसा प्रश्न, हम यहां आपके सामने खुले होकर के जो उस पर पोजीशन लेंगे। आप पूछिए कि इमरजेंसी सही हुआ कि गलत हुआ। कांग्रेस में हम प्रश्न बता देते हैं। पूछिए कि इमरजेंसी सही था कि गलत। पूछिए, बोलिए, बताइए। गलत था, हम बोल रहे हैं, बोलिए। आप बीजेपी के किसी नेता से पूछ लीजिए कि आज इमरजेंसी लगी हुई है, सही है कि गलत है, धीरे से नहीं भी नहीं बोलेगा। पता है आपको, यह फर्क होता है। अच्छा, राहुल की नहीं चलती है तो किसकी चलती है? उनकी भी चलती है, सबकी चलती है। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबकी चलती है। एक बात बता देते हैं, कांग्रेस पार्टी में राहुल जी का विरोध करके भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं, बीजेपी में आप मोदी जी का विरोध करके बीजेपी में नहीं रह सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी 10 साल की सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, अरविंद जी सबसे पहले तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, किसी को भी जो है एस्पायर करेंगे। बोलिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे स्कूल में तो क्या सुकेश जी क्या बनना चाहते थे? इंजीनियर, तो इंजीनियर बने। फिर क्या बनना चाहते हैं? ब्यूरोक्रेट, तो ब्यूरोक्रेट बने। फिर क्या बनना चाहते हैं? नेता। तो वो तीनों एम्बिशन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस विचार से जो है कोई भी उनको अपना रेफरेंस पॉइंट बनाएगा। कैसा? 10 साल के शासन को आप देखेंगे, नो डाउट उन्होंने जो है स्कूल को राजनीति के केंद्र में लाया, पानी, हवा, बिजली को राजनीति के केंद्र में लाया। लेकिन परफॉर्मेंस को अगर देखेंगे, मैं भी जो है पिछले 10 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रह रहा हूं, मतलब पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुई है। जितना कहते थे ना उतना डिलीवर नहीं कर पाए, ये सच है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मैं अरविंद जी के साथ गठबंधन में रहूंगा तब भी उनके मुंह पे बोलूंगा, और आज जब उनके साथ गठबंधन नहीं है तब भी उनके लिए बात बोल रहा हूं। देखिए, हमारी ना कोई मजबूरी नहीं है किसी की चापलूसी करना। अगर चापलूसी करना होगा, मैं एक बड़े मजेदार बात बताता हूं। मेरा हरियाणा का एक दोस्त है, बोला भाई साहब गुही खाना होगा तो हाथी का खाएंगे। कितना मजेदार बात बोला है वो। चापलूसी ही करना होगा तो ट्रंप का करेंगे। बीच में मिडिल मैन क्यों चाहिए? चापलूसी ही करना होगा तो अदानी का करेंगे।
क्या सर, बीच में मिडिलमैन क्यों चाहिए? आपकी पार्टी कंफ्यूज रहती है अरविंद केजरीवाल पे। अजय माकन कहते हैं देशद्रोही हैं, पूरी पार्टी कहती है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, शराब घोटाला देखिए हमने उठाया था, अब फिर गठबंधन भी कर लेते हैं, देखिए आप और अब कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। देखिए हम पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप हमको भाभी से मिलाइए, वो भी आपको लेके कंफ्यूज रहती होंगी। एक जो है मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिश्ता भैया भाभी जैसा है। मतलब ये है कि आपको ना पति पत्नी है, आपको सच को ना पूरी आंख से देखना होता है। एक व्यक्ति में सिर्फ अच्छाई नहीं होती और सिर्फ बुराई नहीं होता है। अरविंद जी जब बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो हमारे सहयोगी हैं, अरविंद जी जब लेकिन हमारे खिलाफ लड़ेंगे तो हमारे विरोधी होंगे। इसमें कंफ्यूजन क्या है मुझे बता दीजिए। तो देशद्रोही है? देशद्रोही है? नहीं, देशद्रोही नहीं है ना। अजय माकन ने क्यों कहा फिर? अजय माकन जी ने दिए तो अजय माकन जी इसका जवाब देंगे, आपके नेता हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश में देशद्रोही बनाने का ठेका बीजेपी ने रखा है। वो स्टिकर, वो इमोजी होता है ना आप लोगों के उसमें इंस्टाग्राम पे, तो देशद्रोही वाला इमोजी लेकर के बीजेपी घूम रही है। ज्यादा आप सवाल पूछ दीजिएगा तो आपके भी मुंह पे चिपका देगी। ये जो है देशद्रोही बनाने का ठेका बीजेपी के पास है। बात तो सही है। जाति पर भी ऐसा लगता है राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने यू टर्न मारा है, बड़ा क्लियर। अब से पहले जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये नारा होता था। उसके बाद महिला आरक्षण में भी पिछड़ों के लिए कोटा देने से साफ मना कर दिया गया था यूपीए के समय। ठीक है, अब उनको माफी भी मांगनी पड़ी, इसलिए बोले कि शायद तब हमसे गलती हो गई। तो क्या राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार करते हुए कुछ मुद्दों पर राय बदलना आप सही मानते हैं? अच्छा किया कि आप ना ये यथार्थ शब्द जोड़ दिए, नहीं तो मैं कहता हूँ आप भी यू टर्न मारे हैं। पहले आप स्वीट पहन करके आते थे, आप ये जॉन वार्मर टाइप का कुछ पहन के आए हैं। देखिए, देश आगे बढ़ता है, देश की प्रगति होती है, समाज आगे बढ़ता है। राजनीतिक दल का काम यह है कि उसके अनुसार जो है वो मुद्दों को उठाए और मुद्दों का निदान करे। कांग्रेस पार्टी जब पहले अध्यक्ष बने थे बनर्जी साहब, तब कांग्रेस पार्टी जो है, मैं ये बोल रहा हूं मंच से, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं कर रही थी। पूर्ण स्वराज का मांग जो है बाद में कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन में शामिल हुआ है। तो हम कहेंगे कांग्रेस पार्टी यू टर्न मार ली नहीं। मुद्दे इमर्ज होते हैं और उसके आधार पर जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है उस मुद्दे को अपने राजनीति में, मैं आ रहा हूं, शामिल करती है। जनसंघ जब बनी थी तो जनसंघ ने कहा था कि कोई मुसलमान जो है हमारा मेंबर नहीं होगा। 80 में जब बीजेपी बनी और कई बीजेपी के नेता जनसंघ से आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि सब हमारा मेंबर हो सकता है। देखिए उनके पास नकवी जी हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, इधर उधर इक्के दुक्के, जैसे बिरयानी में पतरज नहीं होता है तेज पत्ता, वैसे ही वो भी रखते हैं। तो अब क्या कहेंगे, बीजेपी यू टर्न मारी है, समाज बदलता है। आरोप ये लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार सारे मुद्दे उठा के भी बीजेपी को हरा नहीं पा रही है, इसीलिए उसने अब ये मुद्दा उठाया है, जातिगत जनगणना का। तो ये एक बात बताइए, हम मतलब चुनाव कुछ सीट हमारे कम हो गए तो हमारा राजनीति करना अप्रासंगिक हो गया, ये कौन सी बात हो गई? तब तो बीजेपी 2 सीट जीती थी किसी जमाने में, और फिर जो है 80 जीती, 180 जीती, 303 जीती, अभी 240 जीत गई। चुनाव होते रहेंगे, लोकतंत्र चलता रहेगा, देश आबाद रहेगा, कोई जो है चुनाव में जीतेगा, कोई हारेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसके आधार पर क्या राजनीति करना बंद कर दिया? और राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है ये असली देशद्रोही तो ये है। इंडियन स्टेट का मतलब होता है भारत राज्य, जिसमें संवैधानिक व्यवस्था में जितने भी पद हैं, संस्थाएं सब आती हैं, और उसमें तो एलओपी का पद भी होता है जिस पर वो खुद बैठे हुए हैं। देखिए मानक जी, आपने अच्छा कि एक सवाल पूछा, अभी तक ना मुझे इस पे बोलने का मौका नहीं मिला था। मुझे ना 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा इस पे। पहली बात तो ये कि ये बयान आज उछाला क्यों जा रहा है। एज ए ऑडियंस, एज ए रिसीवर एंड पे ना मैं इसको ऐसे समझता हूं कि दरअसल मोहन भागवत जी ने ना 1 दिन पहले कहा कि 47 में जो आजादी मिली वो झूठी थी। बयान वो था, मुद्दा वो था। अब क्या है ना कि डाइवर्ट करना है तो कुछ पकड़ लो जिससे बात कहीं और पहुंच जाए। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर आपको कहना है ना कि देशद्रोह क्या है, तो आज के डेट में जो राज व्यवस्था है वो राज व्यवस्था संविधान की राज व्यवस्था है। इससे पहले अंग्रेजों की राज व्यवस्था थी, उससे पहले मुगलों की राज व्यवस्था थी। संविधान के राज व्यवस्था में संविधान लागू होने की प्रक्रिया को झूठा साबित करना, मतलब भागवत जी के नजर में महिला पुरुष बराबर हुए, दलित ब्राह्मण बराबर हुए, ये झूठ था जो 47 में हुआ। वो राजद्रोह नहीं है, वो देशद्रोह नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ये कहें कि इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कैप्चर की जा रही है आरएसएस बीजेपी के द्वारा, चुनाव आयोग को कैप्चर किया गया है, मीडिया संस्थान को कैप्चर किया गया है, लोकतंत्र की अलग अलग संस्थाओं को कैप्चर किया गया है, और ये भारतीय राज व्यवस्था से, भारत के देश से नहीं, भारत के समाज से नहीं, भारतीय राज व्यवस्था से लड़ाई है। तो उस बात को किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बात मैंने आपको कहा नहीं, इमरजेंसी गलत था, तो इमरजेंसी भारतीय राज व्यवस्था ने लगाई थी ना, जिसके खिलाफ में ये सारे नेता पैदा हुए हैं। मोदी जी पेंट पहन करके इमरजेंसी का विरोध कर रहे होंगे गुजरात में उस वक्त जब बच्चा होंगे। तो तब आप मुझे बताइए, जेपी का बयान याद है कि नहीं देश को, कि कहा कि जो है इंदिरा गांधी का साथ देना बंद कर दे इस देश की सेना और इस देश की पुलिस। क्या इस देश के इस आधार पर देश का कोई ऐसा विपक्ष का नेता है जिसके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए अगर राहुल गांधी गलत है तो?
भारत की राज व्यवस्था में विपक्ष का काम है उस राज व्यवस्था में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका वो खुल करके विरोध करे। और राज व्यवस्था इसलिए बोला जाता है कि कार्यपालिका के दो अंग होते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका होता है, एक अस्थायी कार्यपालिका होता है। और आज की स्थिति यह है कि सिर्फ अस्थायी कार्यपालिका नहीं कैप्चर हुआ है, सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं कि उनको 303 सीट है और उनकी सरकार है 15वें साल में। इसकी भी बात है कि चुनाव आयोग पोजीशन नहीं लेती है। आप मुझे बताइए कि विधानसभा चुनाव के वक्त और लोकसभा चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट का डिफरेंस है, नए 1 करोड़ वोटर ऐड हुए हैं। इस सवाल को जब कांग्रेस पार्टी उठा रही है, चुनाव आयोग से पूछ रही है, चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है। नहीं जवाब दिया उन्होंने, बीच में ना बोल, नहीं दे रहा है साहब। अरे ऐसे 50 सवाल हैं, चुनाव आयोग बोलती नहीं है। और आप क्या बात करते हैं, जिस तरह से हमारे आदरणीय राजीव जी अभी चुनाव आयुक्त बने हुए हैं, कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था? लेटरल एंट्री के नाम पे जी सर नमस्ते सर कहने वाले लोगों को हर पोजीशन पे बिठा दिए हैं और कहते हैं कि जो है इंस्टीट्यूशन कैप्चर नहीं हुआ है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए मयंक जी, आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? क्या आप आजाद हैं हर बात बोलने के लिए? हम आजाद हैं क्योंकि हमको जेल जाने से डर नहीं लगता है, हम इसलिए कुछ भी बोलते हैं। कन्हैया कुमार कुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे क्या? अखिलेश जी हो आए हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। मैं कन्हैया कुमार से पूछ रहा हूं, जरूर जाएंगे। कन्हैया कुमार कुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे क्या? जरूर जाएंगे, लेकिन रील बनाने के लिए नहीं जाएंगे। जो रील बनाने के लिए जा रहा है बाबा लोग से पिटा रहा है, चिमटा चिमटा पिटाई हो रहा है उसका। मेरा देखिए आपसे यही निवेदन है भैया, मैं गंगा किनारे पैदा हुआ हूँ, मेरा घर मेरा गांव गंगा के किनारे है, पढ़ाई लिखाई के जमुना किनारे में हुई है, तो गंगा जमुना का संगम हमारे जीवन में। धार्मिक है वैसे आप? तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। गंगा जमुना का संगम मेरे जीवन में है, गंगा किनारे पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई जमुना किनारे हुए, नाम कन्हैया है। आस्था और भक्ति, आस्था और भक्ति, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। यह ना टीवी चैनल यूट्यूब मोबाइल से पहले धर्म था, भक्ति थी, आस्था था, संगम था, और हजारों साल से लोग वहां पे डुबकियां लगा रहे हैं। जिस तरीके से आज उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं कहता हूं कि ये किसी के आस्था के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। सिर्फ जो है टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, रील के लिए, पॉपुलर होने के लिए आप एक भक्ति परंपरा को बदनाम कर रहे हैं, ये गलत बात है। हमको मौका मिलेगा जरूर लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं तो वहां से आता हूं, मेरी माँ कहती थी, मेरी दादी कहती थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये हुई ना बात। धर्म के खिलाफ नहीं है साहब, धार्मिक हैं, लेकिन आडंबर के पक्ष धार्मिक है। मतलब धार्मिक है, हमेशा से रहे हैं या बाद में बदला है? भारत जैसे देश में पैदा होकर के कोई व्यक्ति अधार्मिक कैसे हो सकता है? अधार्मिक, अधर्म क्या है? अधर्म यह है कि आप पत्रकार हैं और आप सवाल न पूछें, ये अधर्म है। मैं विद्यार्थी हूं, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूं, ये अधर्म है। कोई शिक्षक अगर पढ़ाए नहीं, ये अधर्म है। न्यायालय में अगर न्याय नहीं मिले, ये अधर्म है। देखिए, धर्म आपकी प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला। राम मंदिर जाएंगे? अभी तक तो नहीं गए। नहीं, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई, कन्हैया कुमार नहीं गए, कांग्रेस के बड़े नेता। कौन से राम मंदिर की बात कर रहे हैं? जो अयोध्या में बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। गली के राम मंदिर में जाएंगे, राम जी वहां भी हैं, राम जी वहां भी हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कौन सा ऐसा हिस्सा है इस देश का, इस सृष्टि का, जिसमें राम नहीं? हमको बता। वहां तो पैदा हुए थे रामलला, अयोध्या में जहां पर मंदिर बना। आप कहां पैदा हुए थे ये तो पता नहीं है। कौन बताएगा कि कौन कहां पे पैदा हुआ था? आस्था है, आपने भी आस्था की बात की ना, ये हिंदुओं की आस्था है। अरे पूरी सृष्टि राम की है। हाँ। कौन सा ऐसा कण है जिसमें राम नहीं है? आपके भीतर राम है, हमारे भीतर राम है। आडंबर नहीं करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, धर्म को धंधा नहीं बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल होकर आए हैं राम और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। कह रहे थे, और जिनको धर्म के नाम पे वोट देना है, अपने पास रखिए, आपका वोट नहीं चाहिए। और याद रखिएगा, अगर आप धर्म के नाम पे वोट दीजिएगा तो ये वोट देने का अधिकार भी आपके पास नहीं बचने वाला है। पर अरविंद केजरीवाल एक बार नहीं, वो कह रहे थे 2-2 बार होकर आया हूं मैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप भी 200 बार चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है भाई साहब, आज सवाल पूछना गुनाह हो गया है। नीतीश कुमार के खिलाफ एक अकेला विद्यार्थी, और बड़े बहुत दुख के साथ ये बात बोल रहा हूं आपको, मुजफ्फरपुर में एक अकेला विद्यार्थी एक सवाल लिख करके एक पोस्टर लेके खड़ा हो गया, अकेला, उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया। चीफ मिनिस्टर अभी मध्य प्रदेश का जो है, एक महिला का जो है ना, सामने से माइक छीन रहा था। ऐसा लग रहा है कि लोग नेता है कि गुंडा है। रुपया में और देश के नेता में गिरने का कंपटीशन है, और भारतीय नेता अभी भी जो है बढ़त बनाए हुए हैं। राज सत्ता गुंडाई कर रही है, अपने लोगों के ऊपर लाठियां चला रही है। बताइए, किसान का अनाज आएगा दिल्ली, किसान का दूध आएगा, किसान की सब्जियां आएगी, किसान नहीं आएगा, उसके लिए कील बोए जाएंगे रोड पे, किसान नहीं आएगा, नौजवान नहीं आएगा। कोई ऐसा राज्य बता दीजिए जहां भर्ती में हो रहे धांधली के खिलाफ नौजवान मार नहीं खा रहा है। और मोदी जी के बारे में छवि बदली है क्या आपके मन में? वो भी जो है विपक्ष में आ जाए, हमारे साथ लड़े, हमको नौकरी दे दें, उनके साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है मोदी जी से। देखिए, ये ना बड़ा एक विचित्र स्थिति है। मोदी जी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं खिलाफ हूं नफरत के, मैं खिलाफ हूं भेदभाव के, मैं खिलाफ हूं शोषण के, मैं खिलाफ हूं अन्याय के।
मोदी जी भी उसके खिलाफ हो जाएं, हम दोनों मिल करके लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी से मुझे सिर्फ इस बात की रंज है कि मोदी जी एक ना इस देश में लोकतंत्र का बेहतरीन सपना पूरा हुआ। एक साधारण नौजवान एक साधारण परिवार का नौजवान वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये कितनी खूबसूरत बात है। तो रंज जानते हैं कब हुआ? जब ना मतलब वो क्या करने लगे, करोड़ों वसूलने लगे जो है इस देश के मिडिल क्लास से, और कौड़ियों में देने लगे इस देश की संपत्ति को अपने दोस्त को। चंदा दो, धंधा लो, चुनाव में हेलीकॉप्टर दो, और जब जीत करके आ जाएंगे तो तुमको एयरपोर्ट दे देंगे। दिल वहां पे टूटा, मतभेद वहां पे पैदा हुआ कि आप क्या कहे थे कि आप बुलेट ट्रेन बनाएंगे। कहां है बुलेट ट्रेन, मुझे बताइए। कभी कन्हैया कुमार वैसे मुलाकात हुई है कभी मोदी जी से आपकी? ऐसे आमना सामना कभी हुआ है? मोदी जी हमसे क्यों, मेलोनी से मिलेंगे, ट्रंप से मिलेंगे, हमसे क्यों मिलेंगे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम तो देश के नागरिक हैं ना। किसी कार्यक्रम में 2014 से पहले हम देश के साधारण नागरिक हैं, हमसे क्यों मिलेंगे? वो मिलते हैं बड़े बड़े लोगों से, अदानी जी से मिलेंगे, अंबानी जी से मिलेंगे, कपूर परिवार से मिलते हैं, हमसे क्यों मिलेंगे? वो उससे मिल लेंगे, ठीक है ना। चुनाव क्यों जीत रहे हैं? 2002 के बाद से नरेंद्र मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे। पहले गुजरात में जीतते रहे, उसके बाद यहां भी 3 चुनाव जीत गए। आप चाहते हैं कि हम बोलें सारा सच, जो कि जरूरी नहीं है, तो मोदी जी एक इकलौता जो है ना, मुझे लगता है मुख्यमंत्री होंगे जो बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री भी बन गए थे। ये कभी क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत लोग बने हैं ऐसे। तो कभी चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव नहीं लड़े, कभी चुनाव नहीं लड़े और मुख्यमंत्री बन गए जाकर के। ये बात लोगों को पता नहीं बाद में तो जीते ना, बाद में तो बार बार जीते। अरे तो एक बार हमको भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम भी नहीं हारेंगे। कैसे जीत रहे हैं ये बताइए? ये कोई रॉकेट साइंस है? को कैसे चुनाव जीत रहे हैं बताइए? 1 घंटा हो गया है, आप 50 बार मोदी जी का नाम लिए। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। ये कैसे जीत रहे हैं? कैसे जीत रहे हैं? देखिए, उनके पास तंत्र है, उनके पास जो है मीडिया का समर्थन है, उनके पास चंदा है, उनके पास जो है सिस्टम है, चुनाव जीत रहे हैं। और इस सब के बिना चुनाव होता है क्या? देखें मोदी जी जब चुनाव जीत करके आए हैं तो कैसा शानदार ऑफिस बनाए हैं, 8000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदे हैं, और बढ़िया चश्मा लगाते हैं, सुंदर मर्सिडीज पर घूमते हैं, और तब कहते हैं कि मैं गरीब हूं। हम कहते हैं हे प्रभु हमको भी ऐसा गरीब बना दीजिए। अब कन्हैया कुमार बार बार जब ये कहते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है, मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, उनके यहाँ तो अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। अच्छा, आपको नहीं महसूस होता? उनके यहाँ बीजेपी, ईमानदारी से एक बार बोल दीजिए। रुकिए ना एक मिनट। बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, और जमीन तक हो रहा है, जिला जिला आजकल वोटिंग हो रही है, उसके बाद वहां से केंद्र में आएगा, और तब आपको मंत्रालय से फोन नहीं आता है? माना जी सच बोलिए, एक बार आज सच बोल दीजिए। आप जीवन भर हम आपके प्रति जो है ना ऋणी रहेंगे। कोई पत्रकार है जो हिम्मत करके बोल देता है? बोलिए, मंत्रालय से टीवी चैनलों को फोन आता है कि नहीं आता है? एक बार बोलिए। हमें तो नहीं आता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है सुकेश जी, बोलिए। नहीं, हमें कोई फोन नहीं आता। हिम्मत कीजिए, लड़ाई यही है। मैं कहता हूं कि यह देश हम सबका है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई चुनाव जीत करके आ गया है तो क्या, जनता ने ये वोट दिया है, जनता को सच बताइए, यही जनता कान पकड़ करके उनको गंदी से बाहर कर देगी। घबराने की जरूरत नहीं है, लड़ाई यही है, और कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो रहा है। हमारे यहाँ भी हुआ है, हम भी वोट दिए थे खड़गे जी को। सॉरी, वोट बताना नहीं चाहिए था। वो गुप्त मतदान होता है, हमारे यहाँ भी चुनाव हुआ। आप बीजेपी पर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? जो है चुनाव लड़े, बीजेपी पर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं आपकी वो लोकतंत्र विरोधी है? बीजेपी में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है, जमीन जिलों में वोटिंग हो रही है आजकल, फिर उसके बाद केंद्र में भी वोटिंग होगी। अरे तू अपने पार्टी में मानक को थोड़ा ठीक कर देता हूं। बीजेपी में आज तक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुआ, कभी कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, इस बार चुनाव हो रहा है। तो इस मामले में चुनाव हो रहा है, इस मामले में कन्हैया को एज है, क्योंकि अभी वोटिंग हुई थी कांग्रेस में। हाँ। बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए आज तक कभी वोटिंग हुई नहीं। बहुत धन्यवाद आपका जो है। आप एक सच पूछ दें सरकार के खिलाफ, इतनी क्या घबराहट है कि आपके ऊपर केस कर देंगे, आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे? मैं कहता हूं कि आपके पास 303 सीट की सरकार थी। मैं एक साधारण नौजवान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 4 सवाल ही तो पूछ लेता था आपसे, वो भी वही सवाल जो आप कहते थे। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, हमने पूछ लिया कि साहब कहां है, पकड़ के जेल में डाल देंगे लोगों को। ये लोकतंत्र है क्या? आप पत्रकारों को सवाल नहीं पूछने देंगे? कभी कभी क्या होता है, उनको भी रील बनाने का शौक चढ़ता है, भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री हैं वो इन्फ्लुएंसर, ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं 140 करोड़ लोगों को, रील बनाने लगते हैं यूट्यूब पे। अब ये रील तो सब बनाते हैं, राहुल गांधी नहीं बनाते। अच्छी बात है, मैं क्या, राहुल जी भी बनाते हैं रील्स तो। अरे तो आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। मैं इसको बुरी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री हैं, आप मैंने हर संडे आ जाएंगे मन की बात सुनाने के लिए, फिर कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। सारा टीवी चैनल पर भी आप ही चलेंगे, विपक्ष के नेता को भी बुला करके आप उनके बारे में पूछते हैं, बताइए। तो हर जगह तो आप हैं, सर्वस्व हैं आप। अच्छा ठीक है। तो है। मेरा ये है कि आपके पास इतनी ताकत है, इसी जनता ने आपको वोट दिया है, आप ये तो बताइए कि जो आपने कहा था कि आपके खाते में 15 लाख आएगा, आप 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे?
देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। अरे बुलेट ट्रेन नहीं चली, कम से कम बुलेट को ही पटरी पे दौड़ा करके इनॉग्रेशन कर देते। आप कन्हैया कुमार, मैं आपको वापस दिल्ली, अच्छा इस पे कोई पूछ ले। हाँ। अपना नेता, और मैं अपना नेता मैं बताता हूँ, बीजेपी के भी कुछ सांसद जो पहली बार सांसद थे मोदी जी के साथ, वो छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं और उन्होंने बताया कि राजा जैसा व्यवहार करते हैं, और सवाल पूछ लिया तो मेरा पक्का हो गया कि मेरा टिकट काट देते। अच्छा ओके, अब तो मैं आपको सवाल नहीं पूछने देंगे। चुनाव पर आ रहा हूं मैं। और मैं एक बात बताता हूं, आप खुद पूछिए ना, मेरी बात छोड़ दीजिए। मैं कौन होता हूं कि 140 करोड़ लोगों के लिए तय करूंगा क्या सही है क्या गलत है? आप तय कीजिए। क्या आप आजादी से अपने विचार रख सकते हैं? आप अपने मुद्दे उठा सकते हैं? आपको आपकी योग्यता के हिसाब से नौकरी मिल रही है? किसानों को उनके फसल का दाम मिल रहा है? क्यों हर 3 मिनट में इस देश की किसी महिला के साथ यौन अपराध हो रहा है? क्यों हर 1 घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है? क्यों हर 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है? ये हम पहला सवाल तो ये है कि सर आप एनएसयूआई, आप जब से कन्वीनर बने हैं एनएसयूआई के इंचार्ज, हाँ जी, तब से एनएसयूआई ने बहुत अच्छा काम किया और डीयू में 7 साल बाद अध्यक्ष पद जीता है। और आज के टाइम पर भारत के अन्य राज्यों में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं हो रहा? गुड क्वेश्चन। छात्र संघ चुनाव को लेकर के आपने बिल्कुल सही बात कहा है। देखो बिना लाग लपेट का एक बात बोलूं, चुनाव इसलिए बंद कर दिया ना कि नेता का बच्चा लोग जब बड़ा हो जाएगा ना तो वही नेता बने। सिंपल बात है। अगर चुनाव होते रहते तो वैकेंसी नहीं रहती। तो ये सब नेता लोग जो छात्र राजनीति से निकल के आया ना, अपने बेटा बेटी के बड़ा होने का इंतजार किया, तब तक चुनाव बंद करके रखा। अब बच्चा सब जो ही बड़ा हो गया तो फेल हो गया, कोई इधर फेल हो गया, कोई उधर फेल हो गया, कोई बिजनेस नहीं कर पाया, कोई एक्टर नहीं बन पाया, तो सारा फेलियर लोग जो है पॉलिटिक्स में लॉन्च हो गया। ओके, दूसरा सवाल जल्दी। ठीक है ना? और मैं कहता हूं ये बात पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, इस देश का आम नागरिक होने की हैसियत से कहता हूं कि अगर आज आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको चुनने का अधिकार आपसे छीन लिया है ना, याद रखिएगा सबको वोट देने का अधिकार भी इस देश में नहीं था। ये 1950 से हुआ है। अपने अधिकार को समझिए। यूनियन आपका बनाना आपका अधिकार है और आज यूनिवर्सिटी में छीना है, कल को जो है ना मेन स्ट्रीम जो है चुनाव में ये अधिकार छीन सकता है। इसलिए हर विद्यार्थी को इस सवाल को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा यूनियन होगा। दोस्तों, कन्हैया कुमार जिस बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो गोदी मीडिया को लपेट देता हो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी राय जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।